Hello students, welcome back to your maths classes and today we are going to learn about data handling. अब डाटा हैंडलिंग में ना हमारे पास बहुत ज्यादा मेथड्स हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। वो डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। डाटा हैंडलिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास एक सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है लोगों की, पीपल्स की, एंड वी हैव टू कलेक्ट एंड रिप्रेजेंट इन अ वे दैट विल बी लुक लाइक अ वेरी गुड वे, राइट। अगर मैं कहूं कि आपके पास 10 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने नए नए बिजनेस स्टार्ट करे। अब आप किसी को बस ऐसे बता रहे हो कि इस बंदे ने ये बिजनेस स्टार्ट करा, इस बिजनेस ये, बट फिर वहीं आपने एक बार ग्राफ बना रखा है जहां पर आपने पूरा एस्टिमेशन दे रखा है कि हाँ भाई 2001 में से 50% लोगों ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, फिर 2002 में 60% लोगों ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपने क्या करा, आपने उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी, उसे आपने एक फॉर्मेट्स दे दिए, जिसकी वजह से जो आपका डाटा था, जो बोरिंग डाटा था ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में शो हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो वही हम डाटा हैंडलिंग में करते हैं। अब यहाँ पर डाटा हैंडलिंग में जैसे कि बताया, डाटा ऑलरेडी बता चुकी, तो वही चीज इसमें डिसाइड की गई है। Recording the data, firstly our list has to be prepared using the raw data and organizing the data. अब बार ग्राफ में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डाटा को। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया डाटा कि क्या था, किस चीज को कर रहे थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। फिर हम उसे ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा कि अच्छा ब्लू कलर जितने थे, रेड कलर जितने थे, व्हाइट कलर जितनों ने चूज करा, तो उस तरीके से हम उसे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर बात आई है एक फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू इज रिपीटेड, इट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। अगर आप हमारी जो डाटा है उसी में एक सेम वैल्यू को बार बार एक ही चीज रिपीट होती जा रही है, तो उस रिपीटेड वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, कि हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे डाटा को। तो यार ये तो बहुत इजी है कि जैसे कि सर्विस वगैरह होते हैं उनके मेथड के थ्रू रिकॉर्ड होते हैं, या फिर कुछ ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हमें गूगल फॉर्म वगैरह या फिर अपना कोई क्विक सर्वे देकर अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर देनी पड़ती है, और ऐसी कुछ तरीके के रिकॉर्डिंग करने के डाटा वो होते हैं, मेथड्स होते हैं। अब होता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई उसे मैंने कैसे कैसे फर्दर जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाटा हैंडलिंग किए हैं उसमें कलेक्ट करा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस टेली चार्ट की, ठीक है। ये टेली मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पर एक ये है कि इसको हम कैसे शो करते हैं, ठीक है। आपने देखा डाटा कलेक्टेड अबव इज अ रो डाटा, इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ रेफरेंस फ्रॉम अ रो डाटा, सो लेट अस अरेंज दिस डाटा। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर ये टेली चार्ट है और इसकी इंफॉर्मेशन, हाँ। अब यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है, ओके, मुझे तो एक ही बार दिख रहा है और कुछ नहीं है, तो मैंने इसे क्या शो करा, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बस खत्म, यहीं तक इसका काम था। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, कि भाई एक ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है। दूसरा, अब 6 को काउंट करते हैं, 1 2, बस। तो हमने इसे कैसे शो किया, 2, यानी कि हमने जनरली यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये देखा कि कितनी बार कौन सा नंबर है, उतनी लाइन कर दी। मैम ये सब तो समझ में आ गया, ये क्या है, ये क्यों कट किया हुआ है। टेली में बच्चों अगर आपने अब 5 काउंट, मतलब 4 के बाद आपका 5 नंबर आया तो आप 5 वाले 4 को क्रॉस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसके लिए दिया हुआ है, 11 के लिए दिया हुआ है, तो 11 को हम कैसे काउंट करेंगे, देखो 1, 11 के लिए दिया हुआ है ना, और मुझे तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसे रफ करते हैं। आप ये समझ लो कि यहाँ पर अगर मेरे पास कोई भी चीज है जो 4 टाइम्स आई है और फिर 5th टाइम्स भी आई है, 1 2 3 4, तो 5th वाली जो लाइन होगी वो मैं स्ट्रेट क्रिएट नहीं करूंगी, वो मैं डायगनली करके से कट कर दूंगी। तो ये मेरा एज अ सेट ऑफ 5 की तरह काउंट होगा। बट मैम 5 तो हो गया, बट अगर 6 हुआ तो 6 के लिए अगेन आपको ये एक स्ट्रेट लाइन करनी है, ठीक है। तो 5th सेट के बाद आपका न्यू सेट स्टार्ट हो जाएगा। अगर और भी ज्यादा है तो 1 2 3 2 3 और फिर कट, ऐसे आप फर्दर उसे कट कर सकते हो। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आया। अब आता है ग्रुपिंग ऑफ डाटा, कि मैम ग्रुपिंग ऑफ डाटा हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमें ना, देखो यहाँ पर अभी कैसे किया था, 5 के लिए 1, 6 के लिए 2, 7 के लिए 2, ऐसे। अब यहाँ पर हमने ग्रुप्स बना दिए कि भाई हमारे पास 2 कलर हैं, ठीक है। अब समझ लो कि आपके पास 10 बच्चे आए, ठीक। 10 बच्चों की जो एज थी वो 5 साल से लेकर, यानी कि 5 साल से लेकर 15 साल तक थी। तो आपने ना ग्रुप बना दिया कि 5 से 15 साल के बच्चों ने व्हाइट कलर को ज्यादा चूज किया है, राइट। या फिर आपने ऐसे कह दिया कि 5 से 15 साल के बच्चों ने भैया इतना व्हाइट कलर चूज किया है, ठीक। 15 से 20 साल के बच्चों ने इतना। बट यहाँ पर एक ये चीज मैनेज रखना कि ये आपकी ग्रुपिंग ऐसी होंगी कि 0 से स्टार्ट हुई तो 10 पे खत्म हुई, फिर 10 से 20, गैप शुड बी सेम। 0 to 10 में कितने का गैप, 10 का। 10 to 20 में कितना,
10 का 20 to 30 10, इसको हम कहते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अब लोअर और अपर वैल्यू क्या है, जो लास्ट में आती है ये अपर वैल्यू होती है और जो पहले आती है वो लोअर वैल्यू होती है। तो 10 में से 0 माइनस करूंगी तो जो मेरा आंसर है उतने का गैप होना चाहिए। 20 में से 10 जाएगा 30, यानी कि अब मैंने इसे ग्रुप में कर दिया। अब मैं ग्रुप में अपना डाटा कलेक्ट करूंगी तो 0 to 10 ने कितने नंबर्स आए भाई, 3 नंबर्स आए। ठीक है, 0 to 10 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूं 5 आ सकता है, 6 आता है, 7 8 10, नहीं 10 हमारा दूसरे ग्रुप में काउंट होगा बच्चों। तो 1 2 3 नंबर्स आ गए, इसलिए यहाँ पर हमने 3 रिप्रेजेंट कर दिया, तो बाय चांस हो चुका है। ठीक है, ऐसे 10 to 20 के बीच में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे डाटा है। कभी कभी क्या होता है कि जो टेली मार्क्स है ये हटा देंगे और सिर्फ आपको ये फ्रीक्वेंसी दे देंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल जो गैप बताया वही आता है, अपर लिमिट मैंने आपको समझा दी है, लोअर क्लास लिमिट ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाएगा विच इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, बता दीजिए क्या है क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, आंसर आ गया। फिर बोला है विच इंटरवल हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन से में से सबसे हाईएस्ट है, देख लो इनमें से सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 18 वाला सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 18 इज 40 to 50, विच इंटरवल हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटा कौन है, 5 है, 60 to 70 है। यहाँ पर हमें क्या चीजों पे ध्यान देना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, टेली चार्ट में देख लिया कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे उसे ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ये देखने के लिए कि अच्छा डाटा कलेक्ट कर लिया, शो भी कर दिया, बट क्या उससे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल सकते हैं, यस और नो, राइट। सो वी डू दैट इन दैट। अब आ जाता है हमारा ये सेम ही है 15.1 एक्सरसाइज में। आप हमने अभी टेलीचार्ट का देखा है बच्चों, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो टेलीचार्ट से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। द डेली वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स आर गिवन बिलो, 15 वर्कर्स के ये डेली वेजेस दिए हुए हैं। आप या तो इन्हें इस तरीके से मेंशन कर लो, इसमें देखो आप क्या करोगे, सबसे लोअर वैल्यू फाइंड आउट करो। मुझे तो सिर्फ 130 ही शो हो रही है। ठीक है, दो तरीके, अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। अब देखो यहाँ पे मैं ग्रुपिंग करने की सोच रही थी, बट अब क्वेश्चन मैंने आगे पढ़ा तो पता चला कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलना है और फिर उसका टेलीचार्ट करना है। तो ये आपको पता है कैसे करना है। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय 2 बॉलर इन 25 मैचेस आर गिवन, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रुपिंग होगी आपकी। ठीक है, ग्रुप कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर नंबर्स देख लो, सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो 0 है सबसे छोटा। ठीक है, और सबसे बड़ा मुझे अभी तक यहाँ पे 6 लग रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या ग्रुप होगा, 0 to 2 2 का गैप, 2 to 4 2 का गैप, 4 to 6 3 टेबल बनेंगे मेरे, 0 to 2 2 to 4 4 to 6। अब इनके बीच में जितनों ने लाइक करा है, यानी कि अगर मैं काउंट कर कर बताऊं 0 कितने हैं, 1 2 3, ठीक है 0 हो गया। अब मैं करूंगी 1 को काउंट, 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर 7 मेरे टेली मार्क्स आएंगे, 1 2 3 4 5 1 2। इस तरीके से आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स आर इन दिस लोकेलिटी एज गिवन बिलो। अब आपको ये दे दिया है, गैप देखेंगे कि गैप हमारा सही है। मैं 145 में से 135, 10 10 का गैप है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। टेम्परेचर दिया हुआ है पूरा आपको, अब इनको आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो द टेम्परेचर, अब बोले व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर इन नवंबर, ये नवंबर के टेम्परेचर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रुपिंग करके भी इसे अरेंज कर सकते हो और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बाकी 5.6 जो है हमारा लोवेस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, अब द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स, इनका आपने क्या करना है बच्चों, ग्रुप बना लेने हैं आपको और फिर इन्हें प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाओ, जैसे मैंने वो क्रिकेट वाले में समझाया, और उस तरीके से रिप्रेजेंट कर क्वेश्चन के आंसर दे दो। तो बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से वो हो जाएंगे। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमने टेबल बनाया, ठीक है, और उसमें टेली मार्क्स करके फ्रीक्वेंसी हमने बता दी। अब बात आएगी हमारी ग्राफ की, कि जब हम अपने वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास डाटा है उसे ग्राफ पर शो करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो हमारा ये एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एक चीज होती है कि हमें अपना जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर करना होता है।
ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमें अब ये देख लेना है कि सबसे छोटे से सबसे बड़ा 180, 180, 60, 180 दिया हुआ है, तो हमारा जो वो होना चाहिए वो इस तरीके से वे में एक इनका भी गैप सेम 20, 40, 60 सबके बीच में 20, 20 का गैप होगा। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बुक्स लिख ली। ठीक है, अब ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब कितना दिया हुआ है हमने देखा सबसे पहले फिजिक्स के लिए कितना 100, तो हम जाएंगे 0, 20, 40, 60, 80, 100। 100 पे मार्क करा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसे कहते हैं हम बार ग्राफ। बाकी की इंफॉर्मेशन भी ऐसी ही होगी जो हमें यहाँ पे देखना है। ज्योग्राफी के लिए 80 है, ये भी हमने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दी। यहाँ पे देखेंगे 80 पे जा रही है, ये देखा 100 पे जा रही है, ये कितने पे जा रही है 180 पे जा रही है, ये जा रही है 160 पे जा रही है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है पहले हमारे एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि जो ये वाली इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पर सबके बीच में गैप होना जरूरी है, इक्वल गैप होना जरूरी है और 0 से स्टार्ट होना जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट्स हमारे आएंगे, सब्जेक्ट्स आप नीचे भी लिख सकते थे, उस रेक्टेंगुलर शेप में रख दिया, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ आपको क्या चीज, ये से क्या बोलते हैं, ये तो ग्राफिकल बोला हमने, बट इस पर्टिकुलर ग्राफ का नाम है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हर एक बार, ये बार होते हैं, बार के बीच में डिस्टेंस होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये डिस्टेंस गायब हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है हिस्टोग्राम में, उसे भी आगे हम देखेंगे। इंटरप्रिटेटिंग बार ग्राफ, इंटरप्रिटेटिंग मींस यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन बार ग्राफ में दी हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब आंसर दो। ऑन विच डे द मैक्सिमम प्रेजेंस वाज देयर, मैक्सिमम प्रेजेंस वेडनेसडे थी। ठीक है, ऐसे आपको आंसर करने हैं। अब आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार हिस्टोग्राम नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा कि दो इंफॉर्मेशन हमारी होंगी, साथ में हम रिप्रेजेंट करे होंगे। देखो लाइब्रेरी ए है, लाइब्रेरी बी है। ठीक है, इंग्लिश का कंटेंट ही मेंशन कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस। तो नंबर ऑफ बुक्स ली, यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स आए। अब लाइब्रेरी ए में इंग्लिश की क्या रेंज थी, 1000 थी, और लाइब्रेरी बी में इंग्लिश की बुक्स कितनी थी, 800 थी। कंटेंट सेम है बट दो डिफरेंट जगह का कंटेंट है, दो डिफरेंट प्लेस का हमारा डाटा है विच वी हैव टू रिप्रेजेंट सेम वे। कि चलो अच्छा दो काम चल रहे हैं, दोनों सेम ही कैटेगरी के चल रहे हैं, क्या क्या ग्रोथ है उनकी, तो उन्हें ए बी कर हम ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, यही सेम तरीका यहाँ पर डबल ग्राफ का दिया हुआ है। देखो जिसकी बात कर रही थी मैं हिस्टोग्राम की, ये जो बार ग्राफ की मैं बात कर रही, ये गैप की, ये गैप हमारा हिस्टोग्राम में अब मिसिंग हो गया है। यहाँ कहीं दिख रहा है ये गैप, नहीं, सीधा सीधा बार ग्राफ्स, वो सॉरी हाँ बार्स हमारे अरेंज कर दिए गए हैं। अब इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम में जनरली हमारी आती है ग्रुपिंग, जैसे हमने वहां पे करी थी। देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. Gap will remain to same in each and every grouping section. And next what we have to do कि जो भी हमारा डाटा होगा उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर 0 to 5 के लिए कितना दिया, देखो 0, 5 कितना दिया हुआ है, 8 तक दिया हुआ है, मेंशन कर दिया। अब देखो 5 to 10 दिया हुआ है, इसलिए स्पेस नहीं ले सकते। ठीक है, तो 5 to 10 के लिए दिया हुआ है 6, तो ये इस तरीके से हम हिस्टोग्राम को मेंशन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो टेली चार्ट दिया हुआ है इसके लिए बोला हुआ है कि भाई इसे आप मेंशन करो, तो कैसे कर देंगे। यहाँ पर बच्चों देखो ये क्रिस क्रॉस बना रखा है, इसे स्पेस कहते हैं। क्रिस क्रॉस क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि जो ग्रुपिंग हुई हुई है यहाँ पर 0 से देखो आप सीधा कहाँ पर आ गए, 40 पर आ गए। जब इतना बड़ा हम स्पेस लेते हैं तो हमें क्रिस क्रॉस मेंशन करना होता है, क्योंकि 0 to 40 में तो कुछ दिखाया ही नहीं, 40 to 45 में हम सीधा चले गए, राइट। तो 40 to 45 में कितना गए, 5। तो व्हेन वी हैव अ लॉन्ग स्पेस और वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट, और अगर रिप्रेजेंट करने के लिए भी है बट एक लॉन्ग स्पेस है, तो वी हैव टू मेंशन दिस क्रिस क्रॉस इन दी जहां पर ये पॉइंट्स हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है जो मैंने एग्जाम्पल में नहीं समझाया होगा। आप एक बार गो थ्रू करोगे अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। तब भी हम एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ बार ग्राफ द फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, हम अपना ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, वो भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखो रेंजेस क्या है, 43 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर हम 5 का टेबल ले लें तो इट विल बी इजी फॉर अस कि हमारी सारी चीजें रिप्रेजेंट हो जाएंगी और ज्यादा बड़ा जाएगा भी नहीं। ठीक है, 10 का भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो बार ग्राफ पर आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर दो, एक विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बार ग्राफ बनेगा, जिस तरीके से हमने लाइब्रेरी वाले का बनाया था एज इट इज। ठीक है,
यहाँ पर टर्म 1 टर्म 2 के लिए। यहाँ पर आ गया हमारा अब हिस्टोग्राम, जहां पर ग्रुपिंग आ गई वहां पर देखते ही समझ जाना है कि हिस्टोग्राम हमारा बनेगा, ठीक है। और हिस्टोग्राम में फिर हमारे गैप्स नहीं होंगे और फिर हम बना देंगे। 0 to 10 दिया हुआ है तो जो हमारा वो गैपिंग वाला था ना वो हम इसमें नहीं करेंगे, वो आएगा नहीं इसमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा पाई चार्ट। अभी तक जो हम इंफॉर्मेशन कर रहे थे, पहले हमने करा टैली, ठीक है। फिर दूसरा हमने करा ग्राफ्स में। ग्राफ्स में हमने 3 तरह के ग्राफ्स देखे, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर पाई चार्ट। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक सर्कुलर वे में, आपने देखे होंगे ना बड़ी बड़ी कंपनीज में जब सीरियल्स में आ रहे होते हैं कि हाँ एक पाई चार्ट बना होता है, ऐसे वो फर्दर क्लासीफाई हुआ होता है इस तरीके से, देखो इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर बच्चों देखो जनरली क्या देखा, अब इसमें कैसे करेंगे मैम, अपनी मर्जी से कोई भी क्लासीफाई नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो इस चीज को समझ लो जो काम आएगी कि जो सर्कल हमारा पूरा फॉर्म होता है, मैंने आपको एक लीनियर पेयर की भी बताई थी बात कि 180 होता है, सेमी सर्कल का भी बताया हुआ है। ये जो ये पूरा है ना, इस सर्कल का सम है 360 डिग्री। ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे वो मैं बताऊंगी। 360 यहाँ पे लिखने का रीजन ये है, वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज से तो आपको पता ही है, वो एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन में हमसे बोला हुआ है कि पाई चार्ट बनाओ। फूड दिया हुआ है, ठीक है, फूड के लिए कितना दिया हुआ है 3150 और मंथली सैलरी हमारी ये रही, ठीक है। अब इस मंथ ये हमारा टोटल है तो हम क्या करेंगे, फूड अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। अब ये जो रेंजेस हमारी आएंगी ये हमारा कैलकुलेशन होगा। तो क्या मैम हमें पाई चार्ट पे एक एक पर्टिकुलर डिग्री पे देखना होगा, नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना है। आपको देखो इतने अंदाजे से पता चल रहा है सबसे ज्यादा पोर्शन कौन लेगा, सबसे ज्यादा पोर्शन लेगा फूड, तो सबसे बड़ा पोर्शन उसको दे दो। जो पोर्शन डिवाइडेड है, जो दिखने में पता हमसे ही पता चल रहा है कि हाँ इसका पोर्शन तो ज्यादा होगा, उसे पोर्शन ज्यादा दे दो, खत्म बात। ये हमने बनाया अपना सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल पे देखो सबसे ज्यादा इस सेंटर बनाओ, सबसे ज्यादा क्लास किसने लिया है, फूड ने लिया है, तो एक बड़ा सेक्टर इसको दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो सबसे फिर आता है हमारा 80 को इतना दे दो। 80 और 70 में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगना चाहिए, तो भाई 70 तो इतना जाएगा ही जाएगा, तभी तो वो बराबर माना जाएगा। तो 1 गया, 80 गया से, अब देखो 75 में भी कुछ कम नहीं, अब 40 वाली का रेंज सबसे ज्यादा कम हो। देखते ही पता चल रहा है ना भाई कौन है सबसे कम, 40। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, 5-5 का डिफरेंस है, पता चल रहा है सबसे बड़ा ये है, देखते ही पता चल गया ये। इनका सबका सम करोगे तो आपका आंसर 360 आएगा। मैंने मेंशन नहीं करी, आपको चीजें मेंशन भी करनी है। फूड 105 डिग्री, रेंट 70 डिग्री, 65 डिग्री एजुकेशन, 80 डिग्री सेविंग्स, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्दर आपको दिया हुआ है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा, ठीक है 100, यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है। परसेंटेज में हमेशा जो टोटल हम लेते हैं वो 100 लेते हैं। पूछते ना कि परसेंटेज कितनी आई, तो ये तो नहीं पूछते कितने में से आई, क्योंकि सबको पता है कि वो 100% में से ही आया हुआ है। तो इसलिए टोटल हमारा जो यहाँ पे लिया हुआ है वो 100 लिया, तो 15% के लिए 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360, और जो हमारा आंसर आएगा वो, और फिर हम अपना पाई चार्ट दिखा मतलब रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। एक एक क्वेश्चन इसलिए नहीं समझा रही बच्चों क्योंकि पाई चार्ट ये डाटा हैंडलिंग में ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप अच्छी तरीके से गो थ्रू करो और जो एग्जांपल्स मैंने समझाए वो समझोगे तो आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि चल भाई सिक्का उछालते हैं, देखते हैं तेरी बारी आएगी मेरी बारी आएगी, फिर देखेंगे कौन बैटिंग करेगा कौन नहीं करेगा। तो वही खेल हमारा प्रोबेबिलिटी का है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, सिक्का उछालने का भी, सिक्का उछालने के भी चांसेस होते हैं ना बच्चों के, हेड आएगा टेल आएगा, 3 बार करोगे तो तीनों बार डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने प्रोबेबिलिटी। मैंने सिक्के का आपको बोला था तो सिक्के की बात हुई, तो हेड और टेल 2 केसेस है। आप कोई पूछे आपसे हेड और टेल में बताओ किसके क्या चांसेस है, तो देखो कुछ भी हो सकता है, तीनों बार हेड आ सकता है, 3 बार की चांस ले रहे हैं, तीनों बार हेड आ सकता है, तीनों बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, 1 बार टेल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा है प्रोबेबिलिटी। अब एक क्वेश्चन का देखो, एन एक्शन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, आउटकम्स आर, अगर हम टॉस कर रहे हैं तो भैया हेड आएगा या टेल आएगा। अब कह रहे हैं थ्रोइंग अ डाइस, अब थ्रोइंग अ डाइस में जब हम डाइस को डाल रहे हैं लूडो खेलते वक्त तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, जो चीज उसके अंदर है वही तो आएगी।
नंबर 7 तो कभी नहीं आया होगा डाइस में आपका, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोबेबिलिटी में किसी के भी आने के चांसेस हो सकते हैं, तो हमने ये चीज समझी। कार्ड्स में भी हमने यही समझा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है स्टेट द पॉसिबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग एक्सपेक्ट टॉसिंग वन कॉइन। क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट कॉइन अगर हमने टॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पर हेड आ जाएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, यही हो सकता है 4 बार टॉस किया, ठीक है। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, तो फर्स्ट कॉइन ये सारे अगर आउटकम्स आए, तो सेकंड में हेड टेल कुछ भी, तो हेंस द पॉसिबल आउटकम्स क्या है? एच एच हेड आ जाए, एच टेल हेड टेल आ जाए, टी एच टेल हेड आ जाए, टी टी टेल टेल आ जाए, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स की भी यही प्रोबेबिलिटी होगी। बच्चों के कितनी बार कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स कर लिया, यही आउटकम्स आएंगे, इससे ज्यादा कुछ आउटकम नहीं आएगा। 4 बार हेड आ जाएगा, 4 बार टेल आ जाएगा, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार टेल, 2 बार हेड, फिर उसके ग्रुपिंग को हम इस तरीके से मेंशन कर देंगे। अब इन्होंने आउटकम्स दिए हुए हैं, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाइस थ्रोन वंस। तो एक बार करेंगे तो देखो इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब 2 बार करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक है ना, ये काम कर लेना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 लिया, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 1 मिनट 3 3 4 5 6, ये पहले आउटकम्स है। फिर 2 लिया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, सब आउटकम्स, यही चीज मेंशन की हुई है, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है टर्मिनेशन इन प्रोबेबिलिटी। हम कुछ ना कुछ टर्मिनेट भी तो करेंगे ना इसमें। equally likely outcomes, if the all outcomes of an experiment have equal chance to take place, the outcomes are said to be equally likely. For example, getting 1 2 or 3 on the toss of a dice and getting 4 and 5 or 6 on the toss of the same dice are equally likely even since the probability of each event is equal. ये तो बात बहुत सिमिलर सी है, किसी के भी चांसेस आने की इक्वल ही है। आपका 1 आएगा डाइस करने पे या मेरा 6 आएगा, ये किसी को भी नहीं पता है, तो आपके पास भी इक्वल चांस है कि मैं ऐसा शक नहीं कर सकती कि भाई तुम करोगे तो तुम्हारे पास कुछ टेक्निक कुछ डिफरेंट नंबर देगा। हर एक नंबर के आने का एक इक्वल चांस है, ठीक है। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। जो मैं टक टक करके लूडो में डाल रही हूँ वो एक इवेंट है, ठीक है। तो वो एक इक्वल इवेंट एक इक्वल चांस मुझे दिया जा रहा है। अक्योरेंस ऑफ एन इवेंट के वो उसके होने के चांसेस कितने हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स, अब फेवरेबल आउटकम्स का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है? जो भी सारे देखे वो टोटल है कि इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब कभी कभी चांसेस होते हैं कि ये आ जाएगा, अब इसे यहाँ देखते हैं। अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। सबसे पहले तो बच्चों इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, डाइस में होगा 2 4 6, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आया। टोटल नंबर्स कितने हैं? ठीक, कितने आउटकम्स हो सकते हैं? इवन की जगह ऑड भी तो आ सकता है, तो 6 आया। सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब हमसे पूछा है अब मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 2, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो 3 के टेबल में आते हो, तो 3 और 6 2 नंबर्स हैं, 2/6 टोटल, आंसर आ गया। फिर आता है फॉर अ मल्टीपल ऑफ नॉट अ 3, तो नॉट अ 3 का कौन होगा? 1 2 4 5, ये 4 नंबर्स हैं, तो 4/6 कर देंगे, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस अब 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट। 2 को एक साथ करा जा रहा है, तो 2 यानी कि एक हिस्से के 2 पहलू, तो 2 हिस्से के कितने पहलू? 4 पहलू, 4 लिया, ठीक है। टेल आने के चांसेस कितने हैं? फॉर नो टेल कुछ भी चांसेस हो सकते हैं, एक चांस है तो 1/4 कर दिया। 2 टेल्स, सबका सेम ही क्वेश्चन आंसर आएगा। फॉर एग्जैक्टली 1 टेल, तो एक टेल आने के लिए 2 चांसेस हो सकते हैं, तो 2/4 हमारा आंसर आ गया। अ लेटर इज चूज फ्रॉम द वर्ड मैग्नेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉन्सोनेंट। देखो कॉन्सोनेंट होते क्या है, पहले तो ये देख लो, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने हैं? 6, कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे 4, बाकी हमारे वोवल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देंगे, तो 2/3 चांसेस हैं कि भाई हमारे कॉन्सोनेंट्स आ जाए। बाकी सारे इसी तरह के क्वेश्चंस है बच्चों, गो थ्रू करोगे आ जाएंगे। अब देखो अ कार्ड इज ड्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में
हर बार पूछा जाता है, तो इसको तो अच्छी तरीके से समझ ही लो। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। अब क्या चांसेस है, कितने होते हैं हमारे फेवरेट फॉरन एस, कितने हैं, 4 काइंड के एज हैं हमारे 4, तो यहाँ पर 4/52 यानी कि 1/30 आ जाएगा। डायमंड्स कितने हैं, 13 है, 13 टोटल कितना है, कितने टोटल कार्ड्स है, 52, 13/52 कर देंगे। ठीक है, फॉर रेड कार्ड 26 रेड कार्ड्स होते हैं, तो 26/52 कर देंगे, यानी कि हाफ चांसेस है। फॉर अ नंबर कार्ड, नंबर वाले कार्ड कितने आ जाएंगे, तो यानी कि 2 to 10 कार्ड्स ऑफ ऑल टाइप्स, यानी कि 36/52 करेंगे, 9/13 आ जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स में कराए हैं प्रोबेबिलिटी के, वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कुछ भी ऐसा हमारा इसमें नया नहीं होगा। तब भी हम अगर समझने के लिए देखें तो एक क्वेश्चन में ये वाला ले लेती हूँ। अ बैग कंटेन्स 2 white 3 black and 5 red। टोटल कर लो बच्चों, यहीं कहीं 2 3 5 and 5, 10 टोटल हो गया। ऑल बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन। रेड कितने हैं, 5 है, टोटल कितना है, 10 है, 5/10 तो कितने चांसेस है, हाफ। व्हाइट बॉल कितने हैं, 2 हैं, टोटल कितना है, 10, तो कितने चांसेस है, 1/5। अब है नॉट अ ब्लैक बॉल, बोल रहे नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए, तो देखो 3 तो ब्लैक है ना, 2 + 5 7/10। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। इक्वेटर में ये नंबर देख लेना बच्चों, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कॉन्सोनेंट नहीं होने चाहिए, तो वोवल्स को हटा देना, आंसर आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 फ्रॉम द थ्रो ऑफ डाइस, 2 डाइस। अब 2 डाइस के कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ के जो सम आए, तो किस किस का सम हो सकता है, 6 + 4 10, 5 + 5 10। ठीक है, और ज्यादा नंबर्स नहीं होंगे, वो कैलकुलेट कर कर आप इसका आंसर कर सकते हो। तो डाटा हैंडलिंग का चैप्टर अब यहीं खत्म होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। अच्छी तरीके से अगर पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे दोबारा से एक बार, तो फॉर श्योर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप हर एक कैटेगरी का मिनिमम 2 से 3 बार वो ग्राफ्स बना ही ले, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो टेली हो, चाहे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम या डबल बार ग्राफ हो। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जस्ट मेक श्योर कि जब बना लो तो उसे एक बार रीचेक भी कर लो। फॉर टुडे दैट्स इट, एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।